Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the consequences of British conquest. अब यहाँ पर टू टर्म्स जो हैं वो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है. द फर्स्ट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, क्या उसके परिणाम हैं, वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज. या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं कि उसके क्या इम्पैक्ट निकलते हैं, उससे क्या इफेक्ट आते हैं, तो वो चीज़ होती है कॉन्सिक्वेंसेज. सेकेंड है हमारा कॉन्क्वेस्ट. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मतलब कि जब ब्रिटिशर्स के साथ हमारे जब वार हुए थे तो उस वार में जब उनकी जीत हो गई थी, उनकी विक्ट्री हो गई थी, उससे हमारे क्या जो रिजल्ट सामने आए तो वो आज हम करेंगे. तो इस तरीके से देखें तो इकोनॉमी पे दो तरह के इम्पैक्ट जो हैं वो देखने को मिले थे. हमारी कंट्री में दो तरह के इम्पैक्ट देखने को मिले थे. एक तो था पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक था नेगेटिव इम्पैक्ट. अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी हैं, अगर ब्रिटिशर्स ना आते हमारे इंडिया में तो धीरे धीरे नीड को देखकर हमारे जो जितने भी अच्छी चीज़ें हुए तो वो कोई ना कोई पर्सन उसको आके कर देता. लेकिन यहाँ पर बात आई नेगेटिव इम्पैक्ट की कि हमारी कंट्री बहुत अच्छी थी, क्या ऐसे इफेक्ट पड़े जो नेगेटिव वे में पड़े और हमारी कंट्री की बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स. तो हम सबसे पहले करेंगे कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे जब ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जीत हो गई और उनका हमारे ऊपर एक तरीके से शासन हो गया, या हमारी कंट्री को उन्होंने एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना लिया था. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू द कॉलोनियल इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही अच्छी इकोनॉमी थी, रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे थे, जितने भी रिसोर्सेज थे वो बहुत अच्छे थे. लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स की जीत हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू कर दिया. मतलब कि वो क्या करते थे, हमारी कंट्री पे शासन करना शुरू कर दिया और हमारी कंट्री को कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया. कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है कि जो अनदर कंट्री होती है वो उस पर राज करती है तो वो कॉलोनियल कंट्री हो जाती है. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था इंडियन कंट्री से कहाँ पे, कॉलोनियल इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी बन गई थी. सेकेंड पॉइंट, 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी डिक्लाइन टू द 3% एट इंडिपेंडेंस. कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो 23% पे थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी सिर्फ 3% पे आ गई थी. थर्ड पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेकेंड होती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि जब नई नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है, नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, तो वो होती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ा, क्या था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उससे उल्टा कर दो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी तो उनको धीरे धीरे हटा दिया गया. अब जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो एक सिस्टमेटिक वे से हुआ था और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को डीके किया गया था. हैंडीक्राफ्ट को डीके इन्होंने दो तरीकों से किया था. हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, नॉट इवन इन इंडिया बट ऑल्सो इन द फॉरेन कंट्रीज़. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी हैंडीक्राफ्ट हमारा फॉरेन में बहुत ज़्यादा फेमस था, लोग खरीदते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इंडिया के पास एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि वो लोग अच्छे से प्रोडक्शन करते थे और उसे बेचते थे. लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया कि हैंडीक्राफ्टेड जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको जब भी हमें फॉरेन में भेजना उन्होंने लगा दी हाई ड्यूटी. जब भी हाई ड्यूटी लगाई गई तो हाई ड्यूटी लगने से जो प्राइस था ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स तो वो क्या था, बढ़ गया और जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई. ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ही हमारी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो लोग जो है वो डिमांड करना कम कर देते हैं. तो यहाँ पर प्राइस बढ़ गया और डिमांड जो थी वो फॉरेन की कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो एक तरीके से बंद हो गया. एक तो ये इन्होंने कर दिया. सेकेंडली ये क्या करते थे कि ब्रिटेन से बना हुआ जितना भी फिनिश्ड गुड था उसको विदाउट एनी ड्यूटी इंडिया में लेके आते थे. उसका प्राइस कम होता था प्लस उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से जो इंडियन होते थे वो अट्रैक्ट हो गए थे उनके प्रोडक्ट्स की तरफ और हैंडीक्राफ्ट उन्होंने खुद भी खरीदना बंद हो गया. तो हैंडीक्राफ्ट का जो डिके था, जो कमी हो गई, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट गिर गया था वो इंडिया में भी गिर गया था और फॉरेन कंट्रीज में भी गिर गया था. इस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था. फोर्थ पॉइंट आता है इंडिया बीइंग अ नेट एक्सपोर्टर बिकम अ नेट इम्पोर्टर. कहते हैं कि जो हमारी इंडिया थी वो जो ब्रिटिश विक्ट्री से पहले हमारी जो इंडिया थी वो
नेट एक्सपोर्टर थी, मतलब कि इंपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करवाती थी, लेकिन कुछ नेसेसरी जो गुड्स होती थी जो उनके पास सरप्लस में होती थी वो उसे एक्सपोर्ट कर देते थे। कुछ रॉ मटेरियल्स होता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे उसे एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश की विक्ट्री हुई, एक्सपोर्ट तो वो रॉ मटेरियल का और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट से ज़्यादा वो क्या है, इम्पोर्ट करने लगी। तो इस बेसिस पे जो इंडिया था वो नेट एक्सपोर्टर पहले ज़्यादा था, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था। लेकिन आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री हमारा जो इंडिया है वो नेट इम्पोर्टर बन गया। नेट इम्पोर्टर मतलब ज़्यादा इम्पोर्ट करवाएंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो उस बेसिस पे जो हमारा बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो भी एडवर्स हो गया था। मतलब कि जो हमारा पेमेंट थी वो हम ज़्यादा कर रहे थे और हमें रिसीव कम हो रहा था। इस बेसिस पे हमारी एक और पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, सो डिमांड ऑफ फॉरेन रिड्यूस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो भी फिनिश गुड्स इंडिया से बनकर बाहर जा रहा था, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट पे इन्होंने क्या किया, टैरिफ ड्यूटीज़ जो थी वो बढ़ा दी। टैरिफ ड्यूटी बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ गए और डिमांड कम हो गई फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, फोर्थ, इग्नोर द सीरियल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश रूल टाइम, नो स्टेप इज टेकन फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उन्होंने हमारी इकॉनमी को कॉलोनी बना लिया और उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि अपने लिए तो फ़ायदे किए लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उन्होंने इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। ब्रिटिश फोर्स टू अडॉप्ट एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इंडियंस को फोर्स करते थे कि आप लोग जो है वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करो, एग्रीकल्चर करो, ताकि जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा हो सके, आउटपुट ज़्यादा हो सके। रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन में भेजा जाता था ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज उसे प्रोड्यूस कर सके, आगे फर्दर प्रोसेस कर सके, तो वो कहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, जो आपका आउटपुट है उसको इंक्रीज करो, मटीरियल को, रॉ मटीरियल आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन में भेजो। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम यहाँ पर क्या होता था, जिसे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, और ये ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम में इस सिस्टम को फॉलो किया गया था। इसमें एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को बताया गया है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें ये पॉइंट भी आया था जमींदारी सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हमारी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, सेकेंड जो होते हैं वो जमींदार होते हैं, थर्ड होते हैं वो टीलर्स होते हैं। गवर्नमेंट कौन सी है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो है वो जमींदार है, जमींदार को एक तरीके से ऑनर डिक्लेयर कर दिया गया था किसी भी प्रॉपर्टी का, लैंड का। और जो टीलर्स थे वो क्या थे, वो लोग थे जो उस लैंड पे काम करते थे, एक तरीके से जो मजदूर होते हैं, तो वो जो काम करते हैं लैंड पे वो होते हैं टीलर्स। गवर्नमेंट ने जमींदार को कहा कि आप हमें एक फिक्स पेमेंट दो, फिक्स अमाउंट दो, जो कि एज अ लैंड रिवेन्यू हमें आपको देनी होगी। तो फिक्स अमाउंट वो इन्हें देते थे और गवर्नमेंट ने जमींदार को फ्री कर दिया कि आप कितने मर्जी अमाउंट जो है वो इनसे, टीलर से ले सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो ओनर्स लेते थे टीलर्स से, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करते थे। जमींदार किनको करते थे, टीलर्स को करते थे। टीलर्स जो होते थे एट द एंड क्या है, लैंडलेस हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ने ना ही फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया, ना ही हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया। जब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ या फिर एक इरिगेशन फैसिलिटी नहीं आई, तो यहाँ पर फिमाइन की प्रॉब्लम आई, दैट मीन्स सूखे की प्रॉब्लम आई और लोगों में क्या है, पॉवर्टी फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ सब्सिस्टेंस का एक सोर्स था, मतलब कि उन्हें सिर्फ अपने खाना पीना होता था उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से, वो उनके साथ कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यापार नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिशर्स आए वो आए, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ क्या है, कमर्शियलाइजेशन शुरू किया। वो क्या करते थे, जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था इंडिया में उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। नेक्स्ट आता है बैड इम्पैक्ट ऑन द लैंड बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। इंडिगो के बारे में आपने सुना होगा, नील की खेती, कि अगर नील की खेती को एक बार कर दिया जाए तो नील की खेती पूरी जो ज़मीन होती है उसे बंजर कर देती है कुछ सालों के लिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिगो के प्रोडक्शन पे फोकस किया और वो लोगों को फोर्स करते थे कि आप लोग इंडिगो को
इंडिगो को बढ़ाओ, और इंडिगो के लिए वो हायर पेमेंट देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन उससे जो इम्पैक्ट है लैंड पे, ज़मीन पे जो इफेक्ट पड़ता था वो बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता था, क्योंकि एक बार अगर इंडिगो उगा दी गई तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगी और उसके ऊपर दोबारा से कोई चीज़ क्या है नहीं उग सकती। नेक्स्ट आता हमारा पॉइंट, फोर्स टू प्रोड्यूस टी, कॉफ़ी, रबड़ विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द इंडिया, ओनली फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। अब जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, ये इंडिया के लिए यूज़फुल नहीं थी उस टाइम में। इन चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं था। आज के टाइम में है, रबड़ का है, हमारी कॉफ़ी, टी, इन चीज़ों का यूज़ है, इंडिया के लोग इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस टाइम में इस चीज़ का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, वो यूज़फुल नहीं थे इंडिया के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने फोर्स किया इंडियंस को कि आप लोग इस चीज़ की प्रोडक्शन करो ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स का एट द लोअर प्राइस। अब जो प्राइमरी गुड्स क्या होती हैं, वही रॉ मटेरियल जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आती हैं, तो उस जो गुड्स थी, जो प्राइमरी गुड्स थी, उनका एक्सपोर्टर बन गया, वो भी बहुत कम प्राइस में। इंडिया ब्रिटेन को बहुत ही चीप प्राइजेस पे जो प्राइमरी गुड्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स एट द हाई प्राइस। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो प्राइमरी गुड्स लो रेट्स पे बेची जाती थी, अब वो गुड्स ब्रिटेन खरीद के उसे प्रोसेस करता था और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता था। अब वो फिनिश गुड्स दोबारा इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती थी, वो भी हाई रेट्स पे। अब देखो दोनों में ही लॉस है। पहले तो अपनी ही गुड्स को कम प्राइस में बेचो, उसे ही प्रोसेस करके हाई प्राइस पे इंडिया फिर इंपोर्ट करता था उस फिनिश गुड्स को। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो इंडिया था वो सप्लायर था, फिर भी उसे लॉस हुआ, उसे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इकॉनमी पे। और सेकंड, उसने जब कंजप्शन की तब भी उसे क्या है, लॉस ही मिला, क्योंकि उसे हाई प्राइस पे करने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है टैरिफ। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करना है रॉ मटेरियल का टू द ब्रिटेन। कहते हैं ब्रिटेन को जो रॉ मटेरियल, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिसे वो प्रोसेस करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ में, तो उसे क्या करो, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन को। टैरिफ हाई एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स टू अदर कंट्री। अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करना है फिनिश गुड्स को, वो अदर कंट्रीज को हाई रेट पे करो, टैरिफ हाई लगाते थे उन पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। जो भी फिनिश गुड्स हैं जो ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट करवाई जाएंगी, उस पर भी टैरिफ फ्री, उस पर भी किसी तरह का कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो अगर ड्यूटी लग जाएगा तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन प्राइस उन्हें बढ़ाना नहीं है, डिमांड को उन्हें स्टेबल रखना है या डिमांड को इंक्रीज़ करना है, तो वो प्राइस को कम ही रखते थे और क्वालिटी अच्छी होती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसे रूल्स बनाए, सिस्टमेटिकल उन्होंने हमारी क्या किया, हमारी पूरी इकॉनमी को ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने किए हैं। नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स आते हैं सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है कि उन्होंने क्या किया हमारी इंडिया के लिए जो बहुत अच्छा था। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ब्रिटिशर्स ना करते तो जैसे ही नीड अराइज होती तो इंडियन भी कुछ ना कुछ कर देते, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स ने भी दिए तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं कि सिर्फ हम सब्सिस्टेंस के लिए ही नहीं रह सकते, हमें उसे बिजनेस में भी लाना चाहिए, और ये चीज़ शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट किया। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन को बहुत ही नेगेटिव वे में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी, इस बेसिस पे हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड सीवेज। सबसे फर्स्ट जो रेल थी उसकी शुरुआत जो थी वो ब्रिटिशर्स ने ही की थी। क्यों की थी? ताकि वो अपना जितना भी प्रोडक्शन मटेरियल है वो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली लेके जा सके, इसीलिए रेल का क्या है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारी रोडवेज एंड सीवेज। तो रोडवेज और सीवेज भी उन्होंने इसीलिए कंस्ट्रक्ट की थी, उसका फैलाव इसीलिए किया था ताकि जितने भी जो गुड्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। फिर कहते हैं कि एक्सपेंडिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से हमारी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक्सपेंड किया, स्प्रेड किया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहले भी किए, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इसमें मनी का कोई भी यूज़ नहीं होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलता था। लेकिन बाद में जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसको अडॉप्ट किया गया, और ये जो था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। नेक्स्ट है
एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स ने ही हमारी इकोनॉमी में स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही चीज़ बुक ऑफ अकाउंट या किस तरीके से हैंडलिंग करनी है तो वो भी उन्होंने ही हमें सिखाया है। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। जो पोस्ट है और टेलीग्राफ सर्विसेज हैं ये दोनों ही सर्विसेज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही स्टार्ट की गई थी और ब्रिटिशर्स ने ही इनको स्टार्ट किया था। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। तो आज हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स किए जो पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं कि जब भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई तो उन्होंने हमारी इकॉनमी के लिए क्या किया। कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर और कुछ चीज़ें हमारी इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।